नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर आरजेडी नेताओं का बड़ा आरोप, कहा दलितों की हक मार रही है बिहार की डबल इंजन सरकार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने पटना में निकाला क्रांति मार्च, जिसके बाद अब जेडीयू को चुनाव से पहले लग सकता है बड़ा झटका। जबरदस्त विरोध पटना में देखने को मिलेगा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश विधान भवन में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें ये बताइए कि किसकी सरकार बिहार में बनेगी। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। आरजेडी नेताओं का आरोप, दलितों की हकमारी कर रही बिहार की डबल इंजन सरकार। जी हां दोस्तों, राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11% ही कर पाती है। प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। नियुक्तियों के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, रमई राम और शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया कि राज्य की डबल इंजन की सरकार दलितों की हकमारी कर रही है। सरकार आरक्षण के मसले को 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र को भेजे। कहा कि हर आयोग में कम से कम एक सदस्य इस वर्ग का होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के साथ किसी भी आयोग में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह इस वर्ग को नौकरी से वंचित करने की साजिश है। इन नेताओं ने सरकार को चुनौती दी कि वह दलितों के लिए किए गए काम को सार्वजनिक करें। वे लोग बहस के लिए तैयार हैं। कहा कि दलित वर्ग के हित को देखने वाला राजद है, लालू प्रसाद ने ही अब तक अधिकार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पटना में निकाला क्रांति मार्च, गुंजन पटेल सहित अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और अन्य साथियों की रिहाई के लिए क्रांति मार्च निकाला गया। इस क्रांति मार्च में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार के कार्यकारी दौलत इमाम, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोहित और प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार सन्नी एवं पार्टी के विभिन्न वरिष्ठ नेता और सैकड़ों युवा साथी मौजूद रहे। जानकारी मिली है कि बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और पटना के दोनों जिला अध्यक्षों की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को पटना में समस्त वरिष्ठ युवा महिला छात्र कांग्रेस जनों ने विरोध किया। वहीं तमाम युवा साथियों की रिहाई की मांग की गई। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार से गुंजन पटेल और अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं बिहार के युवा कांग्रेसी नेता अमरीश रंजन पांडे ने ट्वीट के जरिए छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भी बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तुम कितना भी लाठी बरसा लो, बिहार के युवाओं के हक के लिए यूथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेता कुमार रोहित ऋषु ने ट्वीट कर बताया कि पूरे प्रदेश में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधान भवन में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को दी चुनौती, हिम्मत हो तो गिरफ्तार करें। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को विधान भवन में खड़े होकर राज्य सरकार को चुनौती दी कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में वह सुबह विधानसभा के अंदर पहुंच गए और राज्यपाल दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यूपी के विभिन्न जिलों में मुझ पर 9 मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। सरकार बताएं कि मेरा गुनाह क्या है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि मैंने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। यूपी में सच बोलने का इनाम मुकदमा है। सरकार 9 क्या मेरे ऊपर 900 मुकदमे भी कर लें तो मैं जन सरोकार की राजनीति नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। यहाँ का हर घर मेरा घर है। यहाँ की समस्याओं पर बोलने और सरकार से सवाल पूछने का हक मुझे जनप्रतिनिधि होने से पहले यहाँ का निवासी होने के कारण है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सभापति के लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार मेरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। मेरे खिलाफ न केवल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बल्कि मेरे परिवार को भी सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। धमकी मेरे फोन और मैसेज आ रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यूपी में सभी जाति व धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार की मांग की थी। मैंने आरोप लगाया था कि यूपी में एक वर्ग विशेष के काम ही हो रहे हैं। मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो राज्य सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ठोको नीति आंतरिक कलह का कारण बनी, सरकार को अपने लोगों को भी देना होगा जवाब, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गुरुवार से शुरू होने वाला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष ने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। इस बीच गुरुवार सुबह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। सरकार को कोरोना, बेकारी, बेरोजगारी, जाति उत्पीड़न और बेहाल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पक्ष के साथ अपने लोगों के सवालों का भी जवाब देना होगा। भाजपा सरकार की ठोको नीति सुलह के स्थान पर आंतरिक कलह का कारण बन गई है। गौरतलब है कि सपा ने सदन में सरकार को घेरने को लेकर काफी तैयारी की है। रणनीति बनाने के लिए गुरुवार की सुबह भी विधानसभा स्थित पार्टी विधानमंडल दल के सपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई। बसपा ने भी अपने सदस्यों को सदन की रणनीति के बारे में जानकारी दी है। बसपा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला उठा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, ममता बनर्जी के भतीजे के खिलाफ टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, राज्य के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ता सुखदीप दास को क्षेत्र के टीएमसी के एक कार्यकर्ता द्वारा बुधवार शाम को हावड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत धारा 504, 505 और 67 के तहत बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सुखदीप दास को गुरुवार को 12/7 कोर्ट में पेश किया गया। मामले पर पुलिस की अति सक्रियता का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यवस्थित रूप से टारगेट किया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए हावड़ा नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष नीलिमेश दास ने कहा कि पुलिस केवल कानून का पालन कर रही है। टीएमसी नेता ने कहा कि बंगाल बीजेपी के प्रभारी खुद राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करना नहीं जानते। स्वाभाविक रूप से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनका ही अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर हमारे प्रिय और सम्मानित सांसद को गाली दी थी। आज पूरा देश जानता है कि बीजेपी अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए फेसबुक का उपयोग कैसे कर रही है। पुलिस ने सही काम किया है और भविष्य में अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून सत्र में मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, उठाएगी चीन विवाद समेत ये मुद्दे। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 10 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। इस सत्र में कांग्रेस लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध और फेसबुक के कथित साठगांठ जैसे मुद्दे को उठाकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी। इसे लेकर पार्टी सांसदों के साथ मिलकर रणनीति तैयार कर रही है। मानसून सत्र में कांग्रेस को कोविड-19 महामारी से निपटने असफल रही मोदी सरकार पर हमला बोल सकती है। कांग्रेस कोरोना के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीमा रेखा पर बयान की मांग करेगी। खासकर 19 जून की सर्वदलीय बैठक में उनकी टिप्पणी के बाद कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में चीनी बलों द्वारा कोई घुसपैठ नहीं की गई है। कांग्रेस अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चीन का नाम लेने से परहेज करने के लिए मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को यह बताना चाहिए कि वह भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले चीनी बलों को कैसे पीछे हटा रही है। पार्टी के पदाधिकारी ने बताया कि वे पिछले हफ्ते वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट पर एक संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करेंगे, जिसमें दावा किया गया था कि फेसबुक के भारतीय कर्मचारियों ने भाजपा नेताओं द्वारा की गई अभद्र भाषा से निपटने में नियमों की अनदेखी की। कांग्रेस ने फेसबुक और भाजपा के बीच एक अपवित्र साठगांठ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने पत्र में कहा है कि फर्जी समाचार तथा नफरत फैलाने वाले भाषणों के जरिए कठिनता से हासिल किए गए लोकतंत्र के साथ धांधली की इजाजत किसी को नहीं दे सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जनरल ने जैसे खुलासा किया है कि घृणा और झूठी खबर फैलाने के इस खेल में फेसबुक शामिल है। इस संबंध में देश के सभी नागरिकों को सवाल उठाने की जरूरत है। पदाधिकारी ने कहा कि कांग्रेस कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार को निशाने पर लेगी। राहुल गांधी ने फरवरी के शुरू में इस मुद्दे को उठाया था, तब भाजपा का मजाक उड़ाया था। देखिए अब हम कहां खड़े हैं। हम 2 मिलियन कोरोना मामलों को पार कर दुनिया के तीसरे देश बन गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा आर्थिक संकट और बड़े पैमाने पर नौकरी का नुकसान हुआ। सरकार को हमें यह बताना होगा कि महामारी को रोकने में सरकार क्यों और कैसे विफल रहा। पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी नौकरी के नुकसान, कृषि संकट और आर्थिक संकट के मुद्दों को भी उठाएगी। इसके अलावा पीएमओ द्वारा पीएम केयर्स फंड की जानकारी आरटीआई के तहत देने से इनकार करने का मामला भी उठाएगा। हम फंड में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस ने कहा पीएम केयर्स को किसी भी छानबीन से बचाना चाहती है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाना चाहती है। पूर्व वित्त मंत्री ने यह कोष बनाए जाने को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार पीएम केयर्स कोष को किसी भी तरह की छानबीन से बचाने का जानबूझकर प्रयास कर रही है। चिदंबरम ने बुधवार को कहा था कि पीएम केयर्स कोष से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके वैधानिक पहलू को लेकर था और शीर्ष अदालत को इस कोष से जुड़ी पारदर्शिता एवं प्रबंधन जैसे पहलुओं पर निर्णय देने का अवसर नहीं मिला। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में मिली दान की राशि को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में ट्रांसफर करने का निर्देश देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की 3 सदस्यीय पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष में स्वेच्छा से योगदान किया जा सकता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून के तहत ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डगमगा रही है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और मुफ्त राशन योजना, कम ही मजदूरों को मिला लाभ। जी हां दोस्तों, मुफ्त राशन और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड ये वो 2 कदम थे जो केंद्र सरकार ने कोरोना लॉकडाउन में भूख और अभावों से लाचार प्रवासियों के लिए उठाए। लेकिन क्या जिनके लिए ये योजनाएं लाई गई उन्हें इसका पूरा लाभ मिला? तो जवाब है नहीं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कछुआ रफ्तार से अमल। जुलाई 2020 तक ईपीओएस इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से राज्यों के बीच सिर्फ 2000 लेन देन हुए। इसका मतलब है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से मुश्किल से 13,000 प्रवासियों को लाभ पहुंचा। इसके जरिए बांटा गया कुल खाद्यान्न 31,500 किलोग्राम था। ये जानकारी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इस हफ्ते के शुरू में श्रम पर संसदीय समिति को दी। अगर सरकार के दावों से तुलना की जाए कि 24 राज्यों और 90% राशन की दुकानों को योजना से जोड़ा जा चुका है, तो 31,500 किलोग्राम अनाज का आंकड़ा ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आता है। भारत में कुल 5.35 लाख फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो देश में 23 करोड़ राशन कार्ड वालों की जरूरतों को पूरा करती है। पिछले 3 महीनों में पलायन की दूसरी लहर देखी जा रही है, क्योंकि प्रवासी श्रमिक धीरे धीरे अपने काम वाले जगहों पर लौट रहे हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का मकसद असल में ऐसे लोगों की ही दिक्कतें दूर करना है। खाद्य और जन वितरण विभाग ने एक तरह से जुलाई 2020 के लिए अपनी मासिक रिपोर्ट में लगभग स्वीकार किया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपना असर छोड़ने के लिए जूझ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का ठेका अडानी ग्रुप को देने के खिलाफ केरल सरकार। पीएम मोदी को सीएम पिनराई विजयन ने लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का मैनेजमेंट और ऑपरेशन का ठेका अडानी ग्रुप को सौंपे जाने का केरल सरकार ने विरोध किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि निजी कंपनी को यह ठेका दिया जाना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से 2013 में दिलाए गए भरोसे के खिलाफ है। तब केंद्रीय मंत्रालय ने कहा था कि जब भी निजी कंपनी को इसका ठेका दिया जाएगा तो एयरपोर्ट के विकास में राज्य सरकार के योगदान का भी ख्याल किया जाएगा। केरल सरकार ने कहा कि इस एक तरफा फैसले के चलते राज्य सरकार सहयोग नहीं कर पाएगी। केरल के सीएम पिनराई विजयन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में दखल देने की मांग की गई है। सीएम ने अपने पत्र में याद दिलाया कि 7 साल पहले उड्डयन मंत्रालय ने आश्वासन दिया था कि जब किसी प्राइवेट कंपनी को शामिल किया जाएगा तो राज्य सरकार योगदान का भी ध्यान रखा जाएगा। केरल सरकार की ओर से कई बार केंद्र सरकार से यह मांग की गई थी कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत चलाया जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकार का बड़ा दखल होना चाहिए। सीएम विजयन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा कि राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हवाई अड्डा बनाने के लिए मुफ्त में ही 23.57 एकड़ जमीन ट्रांसफर की थी। ऐसे में स्पेशल पर्पस वकील के तहत होने वाले मैनेजमेंट में राज्य सरकार को भी बड़ी हिस्सेदारी दी जानी चाहिए थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन, 100 किलोमीटर तक स्वागत में खड़े दिखे लोग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सियासी ड्रामे के बाद बुधवार को सचिन पायलट अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक पहुंचे। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए करीब 100 किलोमीटर लंबे रास्ते में लोग सड़क किनारे खड़े हुए थे। 1 घंटे का सफर 4 घंटे में पूरा हुआ। टोंक पहुंचकर सचिन पायलट ने कहा कि जो कुछ हुआ वह अतीत की बात है, अब सब कुछ हमने कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है। जयपुर से टोंक के बीच 100 किलोमीटर तक जयपुर टोंक हाईवे पर जश्न का नजारा था। कहीं लोग डीजे पर नाच रहे थे तो कहीं सचिन पायलट आई लव यू के नारों के साथ वह काफिले में पैदल चल रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज सड़कों पर उतरी। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया गया। हालांकि कोरोना के समय इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर सचिन पायलट ने कहा कि हमने किसी को बुलाया नहीं था और लोग आ गए तो किसी को कैसे मना करते। सचिन पायलट ने कांग्रेस में मचे सियासी संग्राम पर कहा कि अब जो कुछ होगा वो सोनिया गांधी के हाथ में है। सचिन पायलट ने 100 किलोमीटर लंबा जलसा निकाला।
टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि फेसबुक को लेकर जो खुलासा हुआ है वो बेहद गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 35 दिनों तक राजस्थान से बाहर रहने के बाद सचिन पायलट ने आज एक बार फिर से राजस्थान में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 1.5 साल पहले की चुनावी रैली के बाद पहली बार कोरोना की पाबंदियों के बावजूद सचिन पायलट ने 100 किलोमीटर लंबा राजनीतिक जलसा किया। इस मौके पर सचिन पायलट ने टोंक में काम करने वाले तमाम अधिकारियों की मीटिंग ली और लोगों की समस्याएं भी सुनी। सचिन पायलट के इस दौरे को लेकर राजस्थान सरकार ने आसपास के जिलों में अलर्ट जारी कर रखा था और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोकतंत्र की हत्या। जी हां दोस्तों, पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल के साथ अन्य नेताओं की भी गिरफ्तारी की गई। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने छात्रों के साथ की गई मारपीट को लोकतंत्र की हत्या बताया गया है। मदन झा ने इस घटना के लिए कड़ी निंदा की है। पटना में बुधवार को बीपीएससी दफ्तर के बाहर रिजल्ट की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन ने बताया कि कई छात्रों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें कांग्रेस के युवा नेता भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार 2018 में आयोजित बीपीएससी के सिविल इंजीनियरिंग परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, जिससे कई छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंच रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी का हमला, कहा नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है सरकार। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि युवाओं और बेरोजगारों के प्रति सरकार की बेरुखी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। सरकार नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है। उन्होंने कहा है कि सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति का रिजल्ट 3 साल बाद भी प्रकाशित नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा हुए लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं। दावा किया है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रिजल्ट के प्रकाशन पर कहीं रोक नहीं लगाई थी, फिर भी सरकार इस मुद्दे को डबल बेंच में ले गई। आरोप लगाया कि इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत महिला नर्स पर भी डंडा बरसाया गया। आंगनबाड़ी सेविका, नियोजित शिक्षक, दरोगा अभ्यर्थी, पुलिस अभ्यर्थी, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, रसोइया, अतिथि शिक्षक, दुग्ध व्यापारी, मछली व्यापारी, ठेला रिक्शा वाला आदि सभी पर सरकार के डंडे चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस की जांच सीबीआई को मिलने के बाद बिहार डीजीपी ऐसे खुश हो रहे जैसे चुनावी जीत मिल गई हो। शिवसेना ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी। अब इस केस में बार बार दखल देने के लिए शिवसेना ने बिहार सरकार और डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर गुस्सा जाहिर किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख में गुरुवार को कहा गया कि बॉलीवुड एक्टर की मौत की जांच में बिहार पुलिस का आना देश के संघीय ढांचे के असमान है। इसमें यह भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही थी, इसके बावजूद केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सामना में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार डीजीपी इस तरह बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई चुनावी जीत हासिल कर ली हो। सामना में कहा गया कि महाराष्ट्र वह राज्य है जहां बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। आज यही महाराष्ट्र है जहां केंद्रीय एजेंसियां और कुछ लोग संघीय ढांचे पर हमला कर रही हैं। सामना में यह भी कहा गया है कि सीबीआई ने पहले भी कई बार महाराष्ट्र में जांच की है और हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन इस बार सीबीआई को जबरदस्ती यह केस देकर मुंबई पुलिस और राज्य सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है कि मुंबई पुलिस की जांच बेहतरीन रही है और अचानक सीबीआई को केस देना ठीक नहीं है। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी के नेता सीबीआई के साथ सहयोग करने की बात कह चुके हैं। हालांकि सामना में सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सीबीआई पहले ही बिहार में कई केसों की जांच कर रही है, उनका नतीजा क्या रहा है, वहां कितने मामलों की जांच के नतीजे आए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही सुशांत केस की जांच सुप्रीम कोर्ट को सौंपते हुए कहा था कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सुशांत की मौत के रहस्य की छानबीन के लिए कोई भी राज्य पुलिस उसकी जांच में दखल ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार को पूरा अधिकार है कि वह सुशांत के पिता की शिकायत पर दर्ज केस को सीबीआई को रेफर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई न सिर्फ पटना के एफआईआर मामले की जांच के लिए सक्षम है, बल्कि आगे भी कोई केस दर्ज होता है तो भी इस पूरे मामले को सीबीआई ही देखेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजीव गांधी को राहुल गांधी की श्रद्धांजलि, कहा हम उन्हें रोज याद करते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया। राहुल ने ट्वीट कर अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। वायनाड सांसद ने कहा राजीव गांधी अपने समय से काफी आगे के व्यक्ति थे, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। मैं उनका बेटा होकर बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने पिता पर गर्व है। हम उन्हें आज और रोज याद करते हैं।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम शिवराज की नई नीति से मध्य प्रदेश में नौकरी नहीं कर पाएंगे 3 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने देर से ही सही प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र रखने वाले युवाओं को ही सरकारी नौकरियां देने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की है। रोजगार पंजीयन कार्यालय में 32,75,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा रजिस्टर्ड हैं। इनमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 29,81,000 हैं, यानी कि करीब 3 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार युवा दूसरे राज्य के हैं, जिन्हें शिवराज सरकार की नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता नहीं होगी। मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी पंजीयन करा रहे हैं। साल 2014 से रोजगार पंजीयन में रोजगार के लिए रजिस्टर करने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके बाद से बाहरी उम्मीदवार अपने आप को मध्य प्रदेश के किसी भी जिले का मूल निवासी बताकर पंजीयन करा रहे हैं। इसमें मार्कशीट मूल निवासी जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने की शर्त भी नहीं रखी गई है, जबकि दूसरे राज्यों में कक्षा 10वीं की मार्कशीट अनिवार्य की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।